हेलो माय ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमनीफाई। सो इनसाइट आईएएस की वीकली मैगजीन की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और एक और टॉपिक करेंगे हम अपने जीएस 2 का, जो कि आपको मेंस में बहुत हेल्प करने वाला है, राइट। तो मेरे साथ साथ एक पेपर उठा लो और साथ में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हो। आपको हर एक चीज़ जो है वो याद नहीं करनी होती है, कुछ कुछ चीज़ों का आपको यहाँ से आइडिया जो है वो लेना होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्क्वाड एंड द राइज ऑफ मिनीलेटरलिज्म इन द इंडो पैसिफिक। तो पहले यही समझते हैं ये है क्या, किस कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज में आपको देखने को मिला, क्या कॉन्टेक्स्ट है, किस कारण से ये आपको न्यूज में देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको पता हो, जो इंडो पैसिफिक अपना रीजन है, वहां पे चाइना का अग्रेशन हमें बड़ा देखने को मिलता है। चाइना बड़े ऐसे कारनामे करता है जिसने सारी दुनिया को परेशान कर दिया है, ठीक है। तो जिसकी वजह से चाइना का एग्रेशन जो बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से एक ग्रुप बनता है, ठीक है, एक स्क्वाड बनता है, एक मिनी लेटरल ग्रुप बनता है, एक छोटा सा ग्रुप बनता है जिसमें यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है एंड फिलीपींस है, ठीक है। तो अगर हम बना के देखें, तो अगर ये चाइना है, ठीक है, तो यहाँ को आपका जापान है, राइट, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ओके, एंड यहाँ को फिलीपींस है, एंड यहाँ को ये वाली चीज ये क्या है, आपका अमेरिका है, मतलब यूएसए है। तो इन चारों ने मिलके क्या करा है, इन चारों ने एक स्क्वाड बनाया है, ग्रुप बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है आपका, उसमें चाइना का अग्रेशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। सो ये एक टेस्टामेंट है टू द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ मिनीलेटरलिज्म। तो जो आपको ये स्क्वाड देखने को मिल रहा है, ये एक तरह से एक प्रॉपर आपको एविडेंस देखने को मिलेगा, प्रूफ देखने को मिलेगा किसका, कि जो मिनीलेटरलिज्म है, ठीक है, जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, उनकी अहमियत धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सो क्या कॉन्टेक्स्ट था? कॉन्टेक्स्ट ये था कि जो चाइना है ना, उसके अग्रेशन से सब लोग परेशान हो चुके हैं। तो एक छोटा सा ग्रुप बना है, एक मिनी लेटरल ग्रुप बना है, जिसमें 4 कंट्रीज देखने को मिलेंगी। यूएसए, ठीक है, जापान हो गया, यहाँ से आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, एंड यहाँ से आपका क्या हो गया, फिलीपींस हो गया। तो ये चारों कंट्रियों ने मिलकर एक क्या बनाया है, छोटा सा ग्रुप बनाया है। जो ग्रुप आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, जो किस चीज का टेस्टामेंट है, किस चीज का एविडेंस है, किस चीज का प्रूफ है कि अब जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती जा रही है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। मिनीलेटरलिज्म क्या होता है? मिनीलेटरलिज्म का मतलब होता है एक छोटा सा ग्रुप जिसमें नेशंस क्या करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, सो दैट कि जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, एक छोटा ग्रुप बनेगा। अब इस ग्रुप की जो प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, ठीक है, और अपने म्यूचुअल गोल्स को परस्यू करने के लिए, जब नेशंस मिलकर छोटा ग्रुप बनाते हैं, कुछ कुछ नेशंस मिलकर ग्रुप बनाते हैं, स्मॉल ग्रुप बनाते हैं, उसको बोलते हैं मिनीलेटरलिज्म। क्या बोलते हैं? मिनीलेटरलिज्म। अब ये ग्रुप है कैसा? पहली बात तो ये इनफॉर्मल ग्रुप है, ठीक है, फॉर्मल ग्रुप नहीं है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, इसमें कुछ इतना रिजिड आपको देखने को नहीं मिलेगा। वॉलंटरी फ्रेमवर्क्स आपको देखने को मिलेंगे, वेरियड सिचुएशनल इंटरेस्ट, शेयर्ड वैल्यूज है एंड रेलिवेंट कैपेबिलिटीज है। देखो मैं समझाती हूँ। इनफॉर्मल है, ठीक है, फ्लेक्सिबल भी आप समझ चुके हो। वॉलंटरी फ्रेमवर्क्स, अब देखो मान लो कि कोई सिचुएशन आई पर्टिकुलर, कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, कोई पर्टिकुलर चीज है जिसको लेके बात करनी जरूरी है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, वॉलंटरी फ्रेमवर्क्स जो है वो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। शेयर्ड वैल्यूज है, अब एक छोटा ग्रुप है तो डेफिनेटली शेयर्ड वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगे, पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो काम कर रहे हैं, एंड रेलिवेंट कैपेबिलिटीज है। अब जो उनके इश्यूज हैं, उन इश्यूज को टैकल करने के लिए जो वो नेशंस अपना मिलकर ग्रुप बना रहे हैं ना, जो मिनीलेटरलिज्म बना रहे हैं, उनके पास में उतनी कैपेबिलिटीज हैं जितनी चाहिए उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। समझ में आया? इनफॉर्मल है, फ्लेक्सिबल है, कोई स्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। वॉलंटरी फ्रेमवर्क्स है विद वेरियड सिचुएशनल इंटरेस्ट, क्योंकि इनकी सिचुएशन के साथ कुछ और कोई इशू होगा, इनका कोई और होगा, इनका कोई और होगा, और इश्यूज से लड़ने के लिए, जो इनकी प्रॉब्लम्स है उनसे लड़ने के लिए इनके पास क्या है, रेलिवेंट कैपेबिलिटीज भी आपको देखने को मिलती हैं। अब ये राइज क्यों हो रहा है, ये छोटे छोटे ग्रुप्स क्यों बन रहे हैं हमारे? सबसे पहले चीज है डाई फंक्शनल मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन। अब देखो, अगर मान लो 100 कंट्रीज मिलके एक साथ में ग्रुप बना रही है, 100 मेंबर कंट्रीज किसी एक चीज का ग्रुप है, ठीक है, तो वो मल्टीलेटरल है, जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज आपको देखने को मिल रही है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में आपको देखने को मिल रही है डाई फंक्शनल। हो क्या रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, जब 100 कंट्रीज है वो कभी सहमत ही नहीं हो पाती हैं, कभी कंसेंसस बन ही नहीं पाता है, ग्रिडलॉक आपको देखने को मिलता है, ठीक है, कभी वो लोग मतलब सहमति देते ही नहीं है, क्योंकि सबके डाइवर्स इंटरेस्ट हैं, सबकी डाइवर्स आइडियोलॉजीज हैं, ठीक है। अब 100 कंट्रीज हैं, कोई यहाँ की है, कोई यहाँ की, कोई यहाँ की, कोई यहाँ की, कोई यहाँ की, तो इसके एरिया के हिसाब से इसके कोई और प्रॉब्लम्स हैं,
ठीक है, कोई और इंटरेस्ट है, इनकी कोई और सोच है, कोई और आइडियोलॉजी है, कोई और फिलॉसफी पे काम करते हैं। अब कोई कंट्री से दूर यहाँ पे है, इस कंट्री की कोई और प्रॉब्लम है, तो इतना बड़ा आपका जो ग्रुप बनता है, जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, इनमें आती है प्रॉब्लम, क्योंकि इनमें कंसेंसस नहीं बन पाता। यूएसए कुछ अपनी बात बोलेगा, रशिया कुछ अपनी बोलेगा, चाइना कुछ अपनी बोलेगा, कनाडा कुछ अपनी बोलेगा, ऑस्ट्रेलिया कुछ अपनी बोलेगा, अफ्रीका कुछ अपनी बोलेगा। अफ्रीका के इंटरेस्ट कुछ अलग हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनके इंटरेस्ट कुछ अलग हैं। तो वहाँ पे हमेशा जो है वो आपको कंसेंसस वाली सिचुएशन बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। हमेशा आपको ग्रिड लॉक वहाँ पे देखने को मिलेगा, वो कभी वहाँ पे सहमति नहीं होंगे। ठीक है, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनके इंटरेस्ट कैसे हैं, डाइवर्ज वहाँ पे इंटरेस्ट है, तो उनकी सोच में आपस में वहाँ पे क्लैश होता है, आपको दिखेगा, जिसकी वजह से उनमें जो फंक्शन है ना वो सही तरीके से नहीं हो पा रहे, मतलब सही तरह से काम नहीं कर पा रहे। तो क्योंकि जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सही तरह से काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहाँ पे सहमति ही नहीं आ पा रही है, उनके इंटरेस्ट ही नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजीज ही नहीं मिल पा रही हैं, तो इसीलिए जरूरत पड़ रही है कि एक छोटा ग्रुप बनाओ, सो दैट सबका जो इंटरेस्ट है वो भी सेम रहे, वैल्यूज को शेयर करें। ठीक है, और मिलके वो क्या कर पाए, बहुत जल्दी से कंसेंसस पे पहुंच पाए, किसी एक पर्टिकुलर सहमति पे पहुंच पाए, पर्टिकुलर सोल्यूशन पे वो लोग पहुंच पाए। समझ में आया? ठीक है, तो पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण है कि छोटे ग्रुप्स में ना आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत देखने को मिलती है, एजिलिटी, मतलब बड़ी स्पीड से आप लोग वहाँ पे डिसीजंस ले सकते हो। ठीक है, अलाउज क्विकर डिसीजन मेकिंग एंड टारगेट कॉर्पोरेशन। अब इतना बड़ा अगर आपका मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे तो प्रॉब्लम ही आती है कि फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलती है। एक पर्टिकुलर उनके स्टैंडर्ड सेट करे होते हैं कि ऐसा नहीं तो ऐसा है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज उसमें होती हैं। ठीक है, और वहाँ पे जल्दी जो है वो फैसला नहीं लिया जाता, क्योंकि सारी कंट्रीज को देखना होता है। लेकिन जितना छोटा ग्रुप रहेगा उतना फ्लेक्सिबल रहेगा और उतनी ही उसमें एजिलिटी रहेगी, मतलब उतना ही स्पीड से क्या कर पाएंगे, वहाँ पर डिसीजन जो है वो ले पाएंगे और टारगेट करके कॉर्पोरेशंस कर पाएंगे। इतने सारे अगर नेशंस इकट्ठे हो जाएंगे तो मनाने में जो टाइम निकल जाता है कि यार आप ये कर दो, आप वो कर दो, आप ये कर दो, नहीं, इतना छोटा ग्रुप रहेगा उतना अच्छे से वो क्या कर पाएगा, परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, उतनी स्पीड से वो क्या कर पाएगा, काम कर पाएगा और पर्टिकुलर इशू को जो है वो टैकल कर पाएगा। अब इशू बेस्ड कॉर्पोरेशन है। ठीक है, अब देखो, अब अगर ये चारों ने मिलके बनाया है तो कहीं ना कहीं ये चारों क्या है, लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं। ठीक है, जो इनका इसका इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं इसका भी इंटरेस्ट है। अगर आप इतना बड़ा ग्रुप बना लोगे, ये इसका कुछ और ही इंटरेस्ट है, इसका कुछ और ही इंटरेस्ट है, तो ये कंट्रीज आपस में लाइक माइंडेड नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ये कभी भी कॉर्पोरेशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब जब हमें पता है कि इन चारों का मुद्दा यही है, अब देखो एक क्लास में मान लो 100 बच्चे हैं, मान लो 1000 बच्चे हैं। ठीक है, 1000 बच्चे हैं, अब हजारों बच्चों की सेम प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, किसी को रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को लिसनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को याद करने में दिक्कत आ रही है, किसी का कुछ जो है वो नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही है, तो हर किसी का सेम इशू नहीं है। तो जब हर किसी का सेम इशू नहीं है तो वहां पे कॉर्पोरेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर उनकी एक पर्टिकुलर चीज को टारगेट नहीं करा जा रहा है। अब लेकिन अगर हम एक काम कर दें कि जिनको रीडिंग में प्रॉब्लम है जी वो रीडिंग वाला ग्रुप में बना ले, जिनको लिसनिंग में लिसनिंग का, जिनको याद नहीं होता, जिनकी मेमोरी में प्रॉब्लम आती है वो एक अलग से ग्रुप बना ले, सो दैट वो अपने टारगेट जो उनका इश्यू है उसको क्या कर पाए, टैकल कर पाए। तो वही चीज है कि अगर आपके ये इसका राइज क्यों हो रहा है, छोटे छोटे ग्रुप इसलिए बन रहे हैं सो दैट कि वो इशू बेस्ड कॉर्पोरेशन जो है वो कर पाए, अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट के हिसाब से जो है वो काम कर पाए। दूसरा, बैलेंस ऑफ पावर बड़ा जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। देखो, अब ऐसा तो कभी भी नहीं होने दे सकते ना हम कि सारी पावर सिर्फ एक के हाथ में आ जाए। अब चाइना का अग्रेशन इतना बढ़ता जा रहा है, अगर चाइना को ना रोका गया, ठीक है, अगर चाइना के लिए कुछ ना करा गया तो चाइना क्या करेगा, चाइना एक इकलौती पावर बन जाएगा और बैलेंस ऑफ पावर जो है वो बिगड़ जाएगा, सारी पावर एक के हाथ में आ जाएगी, बाकी सारे जो है उनके पास में कम पावर रह जाएगी। तो ये भी तो गलत है ना कि अगर एक के हाथ में पावर आ जाए। अब बैलेंस ऑफ पावर जो है वो बदल रहा है, अब इमरजेंस हो रही है एग्रेसिव चाइना की। ठीक है, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेंगे क्वाड जैसे ग्रुप, ऑकस जैसे ग्रुप, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, इनका ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। ये जापान हो गया, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, इंडिया, तो ये सारे ग्रुप्स आपको देखने को मिल रहे हैं क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर में चेंज होता है जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। कभी यूएसए बड़ा पावरफुल दिखता था, रशिया बड़ा पावरफुल दिखता था, लेकिन अब क्या होता है, अब चाइना इतना ज्यादा एग्रेसिव देखने को मिल रहा है ना कि वो हर जगह अपने दबा दबा करने की कोशिश कर रहा है, तो जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पावर में चेंज देखने को मिल रहा है। और बैलेंस ऑफ पावर की चेंज होने की वजह से हमें अलग अलग ग्रुप्स जो है वो फॉर्म होते जो है वो दिखाई देंगे। अभी क्वाड वाले अपने लिए काम कर रहे हैं, ये अपने लिए काम करेंगे, छोटी छोटी पावर्स के ग्रुप जो है वो बनते आपको दिखाई देंगे। फाइन, आगे देखते हैं। अब कंसर्न्स क्या है,
ठीक है, हमने कहा कि ये बन रहे हैं क्योंकि बड़े-बड़े ग्रुप्स में सहमति नहीं आ पाती है, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं और वहाँ पे सबके जो है वो अपने-अपने इश्यूज़ होते हैं, सबके अपने-अपने इंटरेस्ट होते हैं और बैलेंस ऑफ पावर की वजह से भी जो है वो हमें ग्रुप देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन कंसर्न्स क्या हैं, चिंताएँ क्या पैदा हो रही हैं? अगर आपके यूनिलैटरल जो है वो बढ़ते जाएँगे तो पहली प्रॉब्लम आती है लेजिटिमेसी एंड इंक्लूसिवनेस, ठीक है। अब देखो, अब इंक्लूसिवनेस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हर किसी को ऐड करा जाए। लेकिन जब छोटे-छोटे कुछ-कुछ कंट्रीज मिलके अपने-अपने ग्रुप बना लेंगी, तो वो हर किसी को ऐड नहीं करेंगी। वो सिर्फ उसी पर्सन को ऐड करेंगी, मतलब उसी कंट्री को ऐड करेंगी जिनके साथ में उसका इंटरेस्ट मैच करता हो। तो प्रॉब्लम आ गई ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ पे ग्लोबल जो इंटरेस्ट है ना, ठीक है, लैक ऑफ इंक्लूसिवनेस में अंडरमाइन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल साउथ। जो ग्लोबल साउथ है, ठीक है, उसके इंटरेस्ट क्या हो जाएंगे, मतलब उनको तो ऐड ही नहीं करा जाएगा, उनको तो अंडरमाइन कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज है। फाइन। लिमिटेड रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। अब देखो, अगर छोटा सा ग्रुप है तो बहुत कम कंट्रीज उसमें होंगी, तो जब कंट्रीज कम होंगी तो उनके पास रिसोर्सेज भी कैसे होंगे, लिमिटेड होंगे, और कैपेबिलिटीज क्या होंगी, लिमिटेड होंगी। अब कल को मान लो कि आपका यूके, यूएस, ठीक है, और रशिया इकट्ठे आते हैं, तो बहुत सारे रिसोर्सेज आ गए, बहुत सारी कैपेबिलिटीज आ गई। लेकिन मान लो इनमें से कोई एक भी है, तो अगर एक भी हट गया तो वहीं पे रिसोर्सेज कम होते दिखाई देंगे, वहीं पे हमें कैपेबिलिटीज कम होते दिखाई देंगे। जरूरी नहीं सिर्फ यही कंट्रीज, और भी कोई कंट्रीज ग्रुप बना के आप बात कर सकते हो यहाँ पे, राइट। तो अगर आपके छोटे छोटे ग्रुप्स बनेंगे तो सबसे पहले चीज तो है वो इंक्लूसिवनेस उसमें नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। और दूसरी चीज, आपको कम रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे एंड कैपेबिलिटीज भी क्या देखने को मिलेंगी, कम देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो जो स्मॉलर ग्रुप्स होते हैं वो सफिशिएंट रिसोर्सेज में लैक करते हैं कॉम्प्लेक्स चैलेंज का सामना करने के लिए। टेंशन बढ़ती है, टेंशन एंड डिविजन अमंग कंट्रीज। अब कंट्रीज में डिविजन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। पोटेंशियल फॉर एक्सक्लूशनरी ब्लॉक पॉलिटिक्स। अब ब्लॉक पॉलिटिक्स चलेगी। देखो, इतनी बड़ी दुनिया है, इन कंट्री ने मिलकर अपना ब्लॉक बना लिया, इसने अपना ब्लॉक बना लिया, इन्होंने मिलकर अपना ग्रुप, इन्होंने मिलकर अपना ग्रुप, तो ग्रुप्स को हमने बोल दिया कि ब्लॉक बन गया। तो अगर ये ग्लोब बनेंगे ना, ये छोटे छोटे ग्लोब के ब्लॉक्स अगर ये बनेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, टेंशन देखने को मिलेगी बहुत सारी, और आपस में क्या देखने को मिलेगी, आपको डिविजन्स देखने की मिलेगी कंट्रीज के बीच में, ठीक है। किसकी वजह से, जो ये आपके एक अलग से जो है वो ब्लॉक बनते नजर आ रहे हैं। अब ये मिलके सिर्फ अपने लिए देखेंगे, सिर्फ अपना देखेंगे, सिर्फ अपना देखेंगे, सिर्फ अपना देखेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये जो प्रॉब्लम है, अब इन दोनों के बीच में क्लैश हो सकता है, इन दोनों के बीच में क्लैश हो सकता है, इन दोनों के बीच में जो है वो टेंशन जो है वो क्रिएट हो सकती है। अब देखो, कहाँ पे सारे मिलके एक ग्रुप के अंडर है, अब कहाँ पे अलग अलग ग्रुप हो गए हैं। अब जब ये एक थे तब तो सारे मिलके कहीं ना कहीं कर लेते थे, लेकिन जब अलग अलग हो गए तब तो बिल्कुल ही उनके बीच में क्या पैदा जाएंगे, टेंशन पैदा जाएंगी, राइट। एंड नेक्स्ट क्या है, अकाउंटेबिलिटी जो ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ पे भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अगर ये इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, तो एक कंसर्न पैदा करते हैं अबाउट डेमोक्रेटिक ओवरसाइट के ऊपर, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी ये इतना, क्योंकि अगर इनफॉर्मल है तो खुद आपको पता है ना कि वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल ही आपकी जो है वो लो हो जाती है। क्लियर? तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। समझ में आया क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेंगे अगर हमारे ये ग्रुप्स ऐसे ही बढ़ते रहे। अब अच्छा, रीज़न क्या है कि जो इंडिया है वो सपोर्ट करता है मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स को ज़्यादा। तो क्यों करता है? क्योंकि वहाँ पे है कलेक्टिव नेगोशिएशन पावर। देखो, जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है, जैसे आपका एक ब्लॉक है, जो आपके ब्लॉक बनते जा रहे हैं, जैसे आपका एक G7 है, ठीक है, G7 है, तो ये क्या कर सकते हैं, ये कलेक्टिवली क्या कर सकते हैं। देखो, अगर आप अकेले गए, अगर आप एक ग्रुप है, ठीक है, आप अकेले गए, आपको अपनी कोई बात मनवानी है, आप नहीं मनवा सकते। समझ में आया? लेकिन जब 10 बंदों की सेम प्रॉब्लम आती है ना उस ग्रुप के अंदर, तो वो सारे उस बात को बड़े आराम से मनवा सकते हैं। तो यहाँ पे मिल गई कलेक्टिव नेगोशिएशन की पावर। समझ में आया? तो जब आपके म्यूचुअल इंटरेस्ट ग्रुप होंगे, जब एक ही इंटरेस्ट वाला ग्रुप आपका बन जाएगा, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, कलेक्टिवली पुश कर सकते हैं अपने कंसर्न को। अगर डेवलपिंग कंट्रीज मिलके आके एक अपना ग्रुप बन जाए, ठीक है, काफी बड़ा जो है वो मल्टीलैटरल जो है वो बन जाए, एग्रीमेंट्स कर लें, तो क्या होगा, ये मिलके अपनी कलेक्टिव जो है कलेक्टिवली क्या कर सकते हैं, अपने कंसर्न को पुश कर सकते हैं। जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स के रिगार्डिंग कोई इशू है, लेबर लॉज के रिगार्डिंग, इन्वायरमेंटल नॉर्म्स, रेट ऑफ टैरिफ, प्रपोजल फॉर टैरिफ रिडक्शन, ठीक है, टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंसर्न्ड कंट्रीज। जिस कंट्री, मान लो इन सारी कंट्रीज में एक ही प्रॉब्लम जूझ रही है, तो ये मिलकर अपनी आवाज उठा देंगे, ठीक है, तो कंसर्न्ड कंट्रीज के रिक्वायरमेंट को ये क्या कर पाएंगे, आगे अपनी डिमांड को जो है वो पुश कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप मल्टीलैटरल को अगर इंडिया फॉलो करता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ हमें मिल पाती है कलेक्टिव नेगोशिएशन की पावर।
और उसके बाद है इंडिया विजन ऑफ द मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब इंडिया की विजन क्या है? इंडिया की विजन है मल्टीपोलर वर्ल्ड। यहाँ पे सिर्फ एक पोल के पास, एक कंट्री के पास पावर ना हो, सबके पास में क्या हो, पावर्स डिवाइडेड हो। ठीक है, इंडिया नहीं चाहता कि वो पार्ट बने बाइपोलर का, मतलब सिर्फ दो के पास में ज्यादा पावर है। ठीक है, दो ही पोल्स आपको देखने को मिल रहे हैं बड़े पावरफुल। ना वो यूनिपोलर को वर्ल्ड को फॉलो करते हैं जहाँ पे पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही कंट्री के पास पावर है, वो ऐसा भी नहीं फॉलो करता। ठीक है, इंडिया क्या कहता है कि हमारी विजन है जी मल्टीपोलर वर्ल्ड की, जहाँ पे हर एक कंट्री के पास में मल्टीपोलर वर्ल्ड आपको देखने को मिलेगा। अगर बाइपोलर देखने को मिलेंगे तो दो आपस में लड़ती रहेंगी, बाकी पूरी दुनिया पे दो राज करेंगी। यूनिपोलर होगा तो सब पे राज करेगी, लेकिन मल्टीपोलर होगा ना तो कोई किसी पे ऐसे राज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इंडिया जो है, अच्छा, क्योंकि इंडिया की जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, इसकी ये विजन है कि हमें मल्टीपोलर वर्ल्ड ही बनाना है, इसी में हमें रहना है। तो इसके लिए इंडिया ने क्या करा है, मल्टीलेटरल फोरम्स, जैसे कि अपना WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, जिसमें इक्वल वॉइस सबको मिलती है, इक्वल सबको वोट्स मिलती हैं और फुल नेगोशिएशन पावर मिलती है फॉर ऑल कंसर्न्ड पार्टीज, द बेस्ट फोरम। इंडिया कौन से उसका पार्ट है? WTO का पार्ट है ना इंडिया। क्यों है? क्योंकि ये मल्टीपोलर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल वोट है, ठीक है, इक्वल वॉइस देखने को मिल रही है और यहाँ पे पूरी नेगोशिएशन की पावर देखने को मिलती है जितनी भी कंसर्न्ड पार्टीज होती हैं। ठीक है, तो ये बेस्ट फॉरम जो है वो रहता है, क्योंकि ये इंडिया की विजन के साथ में मैच करता है। व्हाट इज द इंडियाज विजन? इट इज द मल्टीपोलर वर्ल्ड की जो है वो इंडिया की विजन है। ओके, दूसरा, पहला कारण है कि कलेक्टिव नेगोशिएशन पावर देता है, ठीक है, और दूसरा इंडिया की विजन है मल्टीपोलर वर्ल्ड की। तीसरा, इंडिया क्यों जो है वो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स के साथ में जाता है, उसको सपोर्ट करता है, क्योंकि इंडिया कनेक्ट करना चाहता है। इट कनेक्ट्स इंडिया टू द ग्लोबल वैल्यू चेन। ये क्या करता है, अगर आप मल्टीलेटरल एग्रीमेंट के साथ में जुड़ते हो तो ये इंडिया को कनेक्ट करता है ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ में। ठीक है, तो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स क्या करते हैं, इंडिया को लीड टू इंडिया बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल वैल्यू चेन। तो ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनाने में इंडिया की ये हेल्प करता है। अब देखो, अगर हम रीजनल एग्रीमेंट्स करते रहते हैं तो उनका फेलियर भी हमें देखने को मिल रहा है। तो उसी की वजह से इंडिया क्या कर रहा है कि नहीं, हमें तो ना सपोर्ट करना है मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स को, क्योंकि आपको फेलियर्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आप सार्क का आपको पता होगा, जहाँ पे नेगोशिएशन, जैसे कि आपका साफ था, ये क्या करेंगे, यूजुअली मार्डेड बाय बायलैटरल इशू सच एज एक्रिमनी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इनमें कभी ना, ये कभी पूरी तरह से काम ही नहीं कर पाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं उसको, जो ये क्या बोलते हैं इसको, खट मिठास नहीं यार, क्या बोलते हैं इसको, जो ये बीच में इनकी रंजिश है ना आपस में, इंडिया और इसके रिश्तों में जो खटास है, उसकी वजह से ये कभी आपका सक्सेसफुली नहीं हो पाया। ठीक है, तो रीजनल एग्रीमेंट्स में ये प्रॉब्लम आती है कि अगर रीजनली हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम है ना, तो हम कभी भी वहाँ पे नेगोशिएशन को कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो हमारे रिश्ते हैं ना जो खट मिठास वाले, खट्टे मीठे जो रिश्ते हैं ना, मीठे से छोड़े खट्टे जो रिश्ते हैं ना, वो बीच में कहीं ना कहीं आ जाते हैं। ठीक है, आर यूजुअली मार्क्ड बाय द बायलैटरल इश्यूज सच एज द एक्रिमनी बिटवीन इंडिया एंड द पाकिस्तान। ओके, अब देखो, अब क्योंकि इवॉल्विंग ग्लोबल ऑर्डर एंड द चेंजिंग नेचर ऑफ द थ्रेट्स आर पोजिंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ कंटिन्यूड रेलेवेंस ऑफ द मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क। देखो क्या है, अब क्योंकि जो ग्लोबल ऑर्डर है वो इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, और जो थ्रेट्स हैं, जो खतरे हैं, उनका जो नेचर है वो बदलता जा रहा है। ठीक है, अब क्योंकि जो ग्लोबल ऑर्डर है वो इवॉल्व हो रहा है और खतरों का जो नेचर है वो बदल रहा है, इसकी वजह से सवाल पैदा हो रहे हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं किसके ऊपर में, कि मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क्स का क्या अभी भी कोई रेलेवेंस है या फिर नहीं है। ओके, तो बायलैटरल, ट्रिलेटरल, मिनीलेटरल क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं हमें टारगेट पार्टनरशिप करने में। देखो, अगर दो के बीच में प्रॉब्लम है तो बायलैटरल कर लो, अपने इश्यूज को सॉल्व कर लो। ठीक है, अगर बहुत सबका एक इंटरेस्ट है तो प्रिलेटरल कर लो। ठीक है, और अगर कुछ छोटा ग्रुप है तो मिनीलेटरल। तो ये क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक पे मत टिको यार कि आप सिर्फ एक ही पे जा रहे हो, सिर्फ मिनी को ही फॉलो करो, नहीं, हर किसी का बैलेंस बना के आपको काम करना चाहिए। तो अगर आप सबको लेते हो, ठीक है, इन फ्रेमिंग टारगेट्स पार्टनरशिप जो फोकस कर सके एनर्जीज ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट एंड कंसर्न इन द करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। ओके, अब देखते हैं क्या इंडिया को अपना जो स्टांस है वो बदलना चाहिए या उसको बायलैटरल और मिनीलेटरल के साथ में ही जाना चाहिए रादर देन दी मल्टीलेटरल्स। तो यस, अगर हम यस कहें तो क्या, देखो, अगर हम बायलैटरल एग्रीमेंट्स की इंपॉर्टेंस देखें, राइट, अगर हम बायलैटरल एग्रीमेंट्स की इंपॉर्टेंस देखें, मल्टीलेटरल को साइड करके मिनीलेटरल बायलैटरल को देखें, तो इंडिया का 72.6% जो इम्पोर्ट है वो मेयरली 15 कंट्रीज से होता है। तो 15 कंट्रीज ऐसी हैं जहां से इंडिया 72 पॉइंट, इसको अगर हम राउंड फिगर करें तो 73% लगा लो, यहाँ पे चलो 72.6% ही लगा लो। इंडिया क्या करता है, इंडिया 15 कंट्री से इम्पोर्ट करता है और 60% जो है वो एक्सपोर्ट करता है, जस्ट एक्सपोर्ट टू जस्ट
15 कंट्रीज। तो देखो, ठीक है। अब बायलैटरल एग्रीमेंट जो होते हैं ना, इनके कुछ बेनिफिट्स भी आपको देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, अब अगर हम बायलैटरल ट्रेड्स को क्या करते हैं, कंक्लूडेड स्विफ्टली, बड़े आराम से हमारी ट्रेड हो जाती है, ठीक है। जो फ्रेंडली रिलेशंस है वो हमारे इंप्रूव होते हैं, जो नेगोशिएशन है वो प्रैक्टिकल एम्स के साथ में पॉसिबल हो पाती हैं, एंड म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज इन एक्यूमिडेशन एट अ फास्ट पेस व्हेन कंपेयर टू द मल्टीलेटरल रूट्स। मल्टीलेटरल रूट्स में ना पंगे बड़े आते हैं, वहाँ पे एक नहीं मानती, मतलब एक नहीं, वहाँ पे 10 कंट्रियां अड़ जाती हैं बीच में आके। यहाँ पे हम बड़े आराम से जो वो नेगोशिएशंस कर सकते हैं, म्यूचुअली कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज, क्योंकि टेंशन भी जो है वो बहुत बढ़ती जा रही हैं, इन रिट्रीट ऑफ वॉर इन यूरोप। हमने देखा था ना भी क्या करा रशिया ने यूक्रेन में। तो देखो, अब जब रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, अगर हम बात कर रहे हैं कि हम मल्टीलेटरल को ही फॉलो करते हैं, ठीक, हम ना यूनिलेटरल और इन पे नहीं जाते, बायलैटरल पे। तो आपको पता है जब ये रशिया और यूक्रेन का ये पंगा चल रहा है, तो क्या हुआ, इंडिया ने एक स्ट्रैटेजिक स्टैंड लिया, किस पे, अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, जो कि पॉसिबल ना होता अगर इंडिया मल्टीलेटरल वेस्टर्न ग्रुप का पार्ट होता, ठीक है। क्योंकि वो सारे मिलकर रोक लग रही थी ना कि चाइना के साथ में कोई ट्रेड नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। बट इंडिया के भी कुछ नेशनल इंटरेस्ट है, इंडिया को उसको भी देखना है। अब हर किसी के हिसाब से नहीं होता, हर किसी का अपना इंटरेस्ट होता है, इंडिया का कुछ अपना इंटरेस्ट था। तो अगर इंडिया सिर्फ मल्टीलेटरल के पीछे ही भागता रहता तो क्या होता, इंडिया ये स्टैंड ना ले पाता और इंडिया के जो नेशनल इंटरेस्ट है उसकी जो है बलि चढ़ जाती, ठीक है। इंडिया कहीं ना कहीं डूब जाता, मतलब एक तरह से, सिंपली मैं आपको बोलूँ तो। फाइन, ट्रेड भी तो बहुत जरूरी है ना, ओके। क्योंकि वो सारे जो थे वो खिलाफ हो गए थे कि रशिया के साथ में कोई व्यापार नहीं करेगा, पर इंडिया ने क्या लिया, एक स्ट्रैटेजिक स्टैंड लिया बेस्ड ऑन इट्स नेशनल इंटरेस्ट, राइट। अब देखो आगे, अब जो बायलैटरल एंगेजमेंट्स होती हैं ना कुछ नेशंस के साथ में, ये क्या होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये इम्पॉसिबल नेगोशिएशंस को भी क्या कर पाती हैं, पॉसिबल कर पाती हैं। लेकिन जो मल्टीलेटरल फॉरम्स होते हैं ना, वहाँ पे इम्पॉसिबल होता है, वहाँ पे हम नेगोशिएट ही नहीं कर पाते, अपनी बात को मनवा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंट्रीज ही बहुत सारी हैं यार, उनके सबके इंटरेस्ट अलग अलग है। अब जो हमारे हित में है, क्या पता वो दूसरे के हित में ना हो, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ प्रॉब्लम करती है आपके मल्टीलेटरल फॉरम्स के अंदर। तो जो बायलैटरल एंगेजमेंट्स होती हैं कुछ नेशंस के साथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। सो दैट कि जो इम्पॉसिबल नेगोशिएशंस होती हैं ना, वो बड़े आराम से यहाँ पे क्या कर पाए, हम उनको पॉसिबल कर पाए। अब रशिया के साथ में देखें तो हमारा जो है वो स्ट्रैटेजिक एंड मिलिट्री पार्टनर है रशिया। इजराइल जो है वो मिलिट्री पार्टनरशिप है हमारे साथ में, मतलब मिलिट्री पार्टनर है हमारा, एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पार्टनर है। जो यूएस है वो हमारा स्ट्रैटेजिक एंड डिप्लोमेटिक पार्टनर एंड एज अ बैलेंस टू चाइना, चाइना को बैलेंस करने के लिए बड़ी हेल्प करता है, क्योंकि चाइना अपना बड़ा दबदबा दिखा रहा है, तो वहाँ पे हमारे काम में आता है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड देन जापान, ये हमारा इकोनॉमिक पार्टनर है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ये कॉर्पोरेशन करता है हमारी ब्लू इकोनॉमी में। ब्लू इकोनॉमी से क्या समझते हो, वाटर, ठीक है। ये अगर इंडिया है देन दिस इज आवर ऑस्ट्रेलिया। एंड इंडो पैसिफिक का जो रीजन है वहाँ पे भी हमारी क्या करता है, ये उस चीज में हमारा पार्टनर है, ठीक है, वहां पे कॉर्पोरेशन में, ओके। आगे देखते हैं, देखो अब आपको ना इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ती देखने को मिलेगी, किनकी, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक अलायंस ओवर द ग्लोबल कॉर्पोरेशन। अब ग्लोबल कॉर्पोरेशन के को कम जरा महत्व दिया जा रहा है स्ट्रैटेजिक अलायंस को, जिसके साथ में हमारा इंटरेस्ट मैच कर रहा है ना, वहां पे हम अलायंस बना लेते हैं, ठीक है। तो दीज इनिशिएटिव्स कैन फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ इशू स्पेसिफिक। अब मान लो हम चारों की प्रॉब्लम एक है, तो हम उस पर काम कर सकते हैं ना, हम चारों का इशू एक है, तो इशू स्पेसिफिक हम क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं लाइक माइंडेड कंट्रीज के बीच में। पर मल्टीलेटरल फॉरम्स में ऐसा नहीं होता, वहां पे प्रॉब्लम यही आती है कि वहां पे लाइक माइंडेड कंट्रीज जो है वो नहीं होती, सबके अपने अपने जो है वो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, सबके अपने अपने वहां पे आपको इश्यूज जो है वो देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मिनीलेटरल्स होते हैं ना, ये एक ऐसा फॉरम हमें प्रोवाइड करते हैं जहां पे हम स्ट्रेंथन कर पाते हैं अपने डिफेंस को एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एंड न्यू रीजनल थ्रेट्स सच एज द इंडो पैसिफिक। अब इंडो पैसिफिक की कुछ और प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ जाओ तो कुछ और प्रॉब्लम है, तो जब यहाँ पे मिलकर कंट्री एक छोटा सा ग्रुप बनाएंगे तो वो बड़े आराम से जो उनका रीजनल थ्रेट है, जो नया थ्रेट उनका इमर्ज हो रहा है, ठीक है, जैसे कि इंडो पैसिफिक में चाइना का अग्रेशन, बड़े आराम से उसको टैकल कर सकते हैं वो लोग, ओके। इजी कॉर्पोरेशन हो जाती है लाइक माइंडेड कंट्रीज के बीच में विद कन्वर्जेंस इंटरेस्ट। अब उनके इंटरेस्ट आपस में क्या कर जाते हैं, कन्वर्ज कर जाते हैं, फाइन। और मल्टीलेटरल में डाइवर्ज करते हैं, कोई इधर जा रहा होता है, कोई इधर जा रहा होता है। तो रेंज ऑफ मिनीलेटरल हैव बीन क्रिएटेड टू एडवांस द इंटरेस्ट ऑफ लाइक माइंडेड कंट्रीज। अब इतने ज्यादा मिनीलेटरल्स क्यों बनते जा रहे हैं, सो दैट की टू एडवांस द इंटरेस्ट ऑफ लाइक माइंडेड कंट्रीज, जैसे आप क्वाड हो गया, इंडिया जापान यूएस का ट्राइलेटरल ग्रुप है, आपका इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया का ट्राइलेटरल ग्रुप है। तो ये चीजें आपको
बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, और बेटर डिसीजन मेकिंग भी आपकी हो पाती है बड़े आराम से। जितने कम लोग होंगे उतनी कोऑर्डिनेशन जो है वो कर पाते हैं, ठीक है। स्मॉलर द मेंबरशिप दे कैन एक्सपीडिएट डिसीजन मेकिंग एंड फैसिलिटेट पॉलिसी कोऑर्डिनेशन ऑन इंपॉर्टेंट फोकस एरियाज। बड़े आराम से जो उनका फोकस एरिया है वहाँ पे वो अपनी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। बड़े आराम से वो अपना डिसीजन ले सकते हैं, बहुत फास्ट अपना डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सीकिंग इनफॉर्मल डायलॉग्स, तो ट्राइलेटरल्स आर an effective way to discuss emerging issues in a flexible manner without establishing rigid commitments and going through the lengthy formal negotiation। वहाँ बड़ी लेंदी प्रोसेस आपको देखने को मिलती है, बड़ी रिजिड जो है वो आपको कमिटमेंट्स जो है वो देखने को मिलती हैं। लेकिन क्योंकि ये इनफॉर्मल है, ठीक है, जो ट्राइलेटरल है मतलब 3 है, मिनीलेटरल हो गया ना ये, क्योंकि 3 है, एक छोटा सा ग्रुप है, 3 है तो ट्राइलेटरल है, क्योंकि ये बड़ा छोटा है तो मिनीलेटरल है, फाइन। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे आप बड़े आराम से जो आपकी इमर्जिंग इश्यूज है, जो आपके इश्यूज पैदा हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं, बड़े ही फ्लेक्सिबल वे में, मैनर में आप क्या कर सकते हो, उनको डिस्कस कर सकते हो बड़े ही एफिशिएंटली। बट चैलेंज भी है, ठीक है। चैलेंज क्या है? द राइज ऑफ मिनीलेटरलिज्म जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है इंटरनेशनल इंडिपेंडेंस को एंड ग्लोबलाइजेशन को। देखो अगर कुछ चीज़ का फायदा है तो नुकसान भी तो होता है ना, जिसकी वजह से आपको फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस देखने को मिलेगी। कहाँ एक आपका ग्लोबली काम कर रहा था, ठीक है, अब आपको फ्रेगमेंट्स, टुकड़ों में जो है वो गवर्नेंस होती देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि कंट्रीज बढ़ चुकी हैं। ये तेरा ग्रुप, ये मेरा ग्रुप, ये तेरा ग्रुप, ये मेरा ग्रुप, ये तेरा ग्रुप, ये मेरा ग्रुप, पहले हमारा, ये अब तेरा, अब ये मेरा, अब ये तेरा, अब ये मेरा, ठीक है। तो जो राइज हो रहे हैं आपके मिनीलेटरलिज्म, इनकी वजह से जो आपकी इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे पे जो आप हम इंटरडिपेंडेंस थी, वो धीरे धीरे डिस्टर्ब होती जा रही है, ठीक है। और फ्रेगमेंटेड ग्लोबल गवर्नेंस मैकेनिज्म जो है वो आपके बनते जा रहे हैं। ये एविडेंट है इन एम्बिग्विटी ऑफ क्वाड स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट इन काउंटरिंग द चाइनीज एग्रेशन। ओके, इधर क्वाड वालों को तो छोड़ो, इसके पे क्या ही मैंने कमेंट पास करना, छोड़ो, बाद में बताऊंगी जब क्वाड की बात आएगी। लिव दिस। इनकी बड़ी एम्बिग्विटी आपको देखने को मिलती है, क्लियर ही नहीं है ये कि क्या इनके स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है चाइना को काउंटर करने में। ओके, ठीक है। कंक्लूजन, हाउएवर जो इंडिया है उसका एक बैलेंस्ड व्यू जो है वो, हम गौतम बुद्ध को देखेंगे, हम बीच का रास्ता निकालेंगे, हम ना इधर ना इधर, ठीक है। तो हाउएवर इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को लेना चाहिए एक बैलेंस्ड व्यू एंड एंगेज विद ट्रेडिंग पार्टनर्स बायलैटरली थ्रू प्लूलेटरल एंड मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स फॉर्म डिपेंडिंग ऑन केस टू केस बेस। मैंने आपको वही समझाया कि जहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि वो आपका ग्लोबली जो है वो प्रॉब्लम आ रही है तो सब मिलके उसमें चले जाओ। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज, सबको प्रॉब्लम है, जाओ। अब कोई इशू है, ठीक है, अब इंडो पैसिफिक में है तो ठीक है, वहाँ पे चल जाएगा आपका एक मिनीलेटरल ग्रुप, वहाँ पे चल जाता है। तो ऐसे करके आप अपने केस टू केस बेसिस पे जो है वो उस पर डिपेंड होकर अपने एग्रीमेंट्स को कर सकते हो। और G20 का कौन सा मेंबर ऐसे क्वेश्चन बना था, तो इसी के साथ में वी आर डन विद दिस। ओके, सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग एवरीवन। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, सो बाय।